क डॉट क्या कैसा लगा? राहा अनजान बनते हुए बोली। कुकी राहा के कंधे पर अपना कंधा मार कर कहा, यतीक्ष सर को गले लगाकर कैसा लगा? आपने सब देख लिया? राहा झेंपते हुए बोली तो कुकी अपने होठों को गोल करके कहा, नहीं नहीं, सब कुछ नहीं देखा। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक सीन चल रहा था ना, तो ज्यादा नहीं देखा। राहा अपने दोनों हाथों से पॉपकॉर्न बकेट उठाकर वहां से दौड़कर जाते हुए बोली, पाप चढ़ेगा आप पर, ऐसे किसी को चोरी छुपे नहीं देखते। इट्स बैड मैनर्स कुकी दी। अरे सुन तो सही। छोटी कुकी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली तो राहा बिना पीछे मुड़े कहा, हमें नहीं सुनना आपकी कोई बात। इधर आदि के कमरे में आदि बेड पर पीठ के बल लिटा हुआ था और अपना सर हेडरेस्ट पर टिकाकर आंखें बंद करके रखा था। स्वामिनी जी उसके बगल में बैठकर उसके जख्म के पट्टी बदल रहे थे। किसी को आज हमारी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आदि टांट मारते हुए कहा, लेकिन स्वामिनी जी कुछ नहीं कहते, वे खामोश रहते हैं। स्वामिनी जी आदि के जख्म पर दवाई लगाते हैं तो आदि दर्द से करहाने लगता है। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? क्या जरूरत थी दोनों भाइयों के लड़ाई के बीच कूदने की? स्वामिनी जी नम आंखों से जख्म पर फूंक मारते हुए बोले, मिसेज रायजादा, मैं आपके दोनों बेटों के बीच कभी नहीं कूदता, वो दोनों मुझे अपने बीच घसीट लेते हैं। आदि फिर से तंज कसते हुए कहा, वैसे आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आदि ने सवाल किया। स्वामिनी जी जख्म पर पट्टी बांधने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स को बगल वाले ड्रायर पर रखते हैं और बिना किसी भाव के साथ बोले, आप आराम कीजिए, रात बहुत हो चुकी है और आपको आराम की सख्त जरूरत है। स्वामिनी जी जाने ही वाले थे कि आदि पीछे से धीमी आवाज में कहा, थैंक यू मिसेज रायजादा। इस पर स्वामिनी जी कुछ नहीं कहते। जब आपको मेरी इतनी परवाह है तो जताते क्यों नहीं? आदि ने कहा, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। स्वामिनी जी फीकी मुस्कान लिए बोली। आदि थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहा, वेल, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि डैड मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर आपको मेरी ये मनहूस शकल देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आपको दिक्कत तो बहुत होती है। अब खुश रहना, आराम से रहना, सुकून से जीना मिसेज रायजादा। गुड नाइट। स्वामिनी जी की आंखें भर आती है। वो पीछे मुड़कर तंज भरी मुस्कान लिए बोले, आप मेरी दुखती नस है आदि। जब जब मैं आपकी ये शकल देखती हूँ ना, मुझे मेरा दर्दनाक अतीत याद आती है। आप मेरी जिंदगी में आने से पहले सब कुछ सही सलामत चल रहा था, लेकिन आपके आने के बाद मेरी जिंदगी ने मुझे इस तरह से उठाकर जमीन पर पटक दिया कि मैं उड़ना भूल गई। मेरी दर्दनाक जिंदगी की वजह सिर्फ आप ही है। आपके भाइयों ने आपको अपना लिया होगा, लेकिन मैं कभी आपको दिल से नहीं अपना पाऊंगी। मेरी जिंदगी तबाह होने की वजह सिर्फ आप है आदि। इसीलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगी। स्वामिनी जी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले जाते हैं। आदि के आंखों के कोने भी बह जाते हैं। वो एक टक सेलिंग की तरफ घूरते हुए कहा, आई हेट यू मॉम, आई रियली रियली हेट यू। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपने एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। यतीक्ष भाई के सर से बाप का शाया उठा दिया। आपकी वजह से भाई की बचपन छीन गई। सिर्फ आपकी वजह से एक माँ बाप अपने बेटे से दूर हो गए। मुझे खुद से नफरत होती है कि मैं आपका बेटा हूँ। आई जस्ट हेट माई सेल्फ एंड हेट यू अल्सो मॉम। थोड़ी देर बाद इधर यतीक्ष के कमरे में यतीक्ष पसरकर सोफे पर बैठा हुआ था और अपने गोद में लैपटॉप लिए गुस्से से कीबोर्ड पर ऐसे उंगली चला रहा था जैसे कोई मशीन हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तभी राहा पलके झुकाकर उसके सामने आती है और धीमी आवाज में बोली, सुनिए। यतीक्ष लैपटॉप से नजर हटाकर एक नजर राहा को देखता है। गुस्सा हो? राहा ने कहा। यतीक्ष बिना किसी भाव के साथ कहा, नो। राहा उसके बगल में बैठते हुए बोली, अचानक से आपको क्या हो गया? यतीक्ष गुस्से से थोड़ा खिसक कर कहा, कुछ नहीं, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। राहा अपने छोटे छोटे हाथों से यतीक्ष का चेहरा थामकर अपने तरफ करके बेहद प्यार से कहा, क्या हुआ आयु, आप हमसे नाराज है क्या? यतीक्ष चिढ़ते हुए कहा, क्या यार, मतलब हद होती है।
मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए टेरेस पर इतना सब कुछ अरेंजमेंट्स किया और वो चारों उधर भी टपक पड़े। राहा को यतीक्ष के बातों पर हंसी आ रही थी। राहा यतीक्ष के गोद से लैपटॉप लेकर सामने टेबल पर रखती है और अपना छोटा सा सर उसके गोद में रखती है, जिसे यतीक्ष हैरानी से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं काम कर रहा हूं ना। राहा उसके होठों पर हाथ रखकर धीमी स्वर में बोली, SHHH ... हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज कहने दीजिए, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। यतीक्ष खामोश हो जाता है। राहा यतीक्ष के कमर पर अपना दोनों हाथ लपेट कर कहा, जब हमने पहली बार आपको हमारे चाचा के घर देखा था, तो हमें आपसे बहुत डर लगा था। उस वक्त हम आपको जानते तक नहीं थे। हमने सुना था नीली आंखें बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब पहली बार हमने आपकी नीली आंखें देखी, तो शौक यकीनन में बदल गया। हमने आज से पहले इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी थी। इस पर यतीक्ष मुस्कुरा देता है। राहा ने फिर से कहा, लेकिन आपको देखकर हमें एक उम्मीद की रोशनी दिखी। हमें जब पता चला आप हमसे शादी करना चाहते हैं, तो हम हैरान रह गए, लेकिन हम कैसे भी करके उस घर से, उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे। दूसरे दिन आप आए, हमारा हाथ मांगने नहीं, बल्कि जबरदस्ती शादी करने। आपने उस ईवान को मारकर हमारी मर्जी पूछे बगैर हमसे शादी कर लिया। फिर हम आपके साथ आपके घर चले आए, जहां सब हमें पहचानते थे, लेकिन हम किसी को नहीं पहचानते थे। हम नहीं जानते यतीक्ष आपका और हमारा बचपन से क्या कनेक्शन है। आप हमें कैसे जानते हैं? पर यहाँ हमें वो प्यार मिला जिसके लिए हम तड़पते थे। स्वामिनी आंटी, दादा दादू, तीहू, आदि भाई, आहान भाई, इन सबसे हम एक पल में घुल मिल गए। लेकिन आपके करीब आने से हमें डर लगता था। आपके छुअन से हमें घिन आती थी। आपको याद है, हम आपके लिए खाना लेकर आपके ऑफिस गए थे और आप शबन को किस कर रहे थे। उस वक्त हम पूरी तरह से टूट गए थे। हम आपसे कहीं दूर चले जाना चाहते थे। फिर हमारे ऊपर प्रेगनेंसी का झूठा इल्जाम लगाया गया और आप हमें 1 महीने तक हमारे चाचा के घर छोड़ आए थे। फिर आपने उस शख्स को सजा दिया जो हम पर इतना वाहियात इल्जाम लगाया था। फिर चिराग का वापस हमारी जिंदगी में आना, हम इतना डर गए थे यतीक्ष की, हमें लगा था आप हमें छोड़ देंगे। इसीलिए हमारे 18th बर्थडे पर बिना कुछ सोचे समझे हमने खुद को आपको सौंप दिया। और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। राहा इतना कहकर खामोश हो जाती है। राहा फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन इन सब के बीच हमें कब आपकी आदत लग गई पता ही नहीं चला। हमें आपकी बाहों में सुकून मिलता है यतीक्ष। हम आपकी बाहों में सुरक्षित महसूस करते हैं। आपके छुअन से कभी हवस की बू नहीं आई। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे सामने बच्चे बन जाते हैं, हमारे सामने जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं। आपकी शरारत, आपका बचपना सिर्फ हमने देखा है। आपको खो देने के ख्याल से ही हमारी रूह कांप उठती है। हम जानते हैं यतीक्ष, आप हमें कभी ये कन्फेस नहीं करेंगे कि आप हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम आपसे प्यार करने लगे हैं यतीक्ष। हमें आपके गुस्से से, जिद से, आपका शरारत, आपका बचपना, आपके रूठने से, आपकी हर अदा से हमें मोहब्बत है। राहा इतना कहकर यतीक्ष को गले लगा लेती है और उसकी बाहों में टूट पड़ती है। राहा यतीक्ष के गर्दन पर अपना हाथ लपेट कर कहा, वो प्यार जिसकी कोई पनाह नहीं होती। आपके लिए हमारा प्यार बेपनाह, बेहद, बेगरज, बेलौस है, जो कभी कम नहीं हो सकता, बल्कि पल पल बढ़ता जा रहा है। हम आपको ये सब कभी कहना नहीं चाहते थे, पर आपकी बातों ने हमें मजबूर कर दिया। आप मेरी जिंदगी बन चुकी हैं यतीक्ष। उस जिंदगी जीने की वजह भी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो दीवानगी और वो चाहत भी। आई लव यू यतीक्ष, आई रियली रियली लव यू। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना। नहीं जानते क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितना है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि मोहब्बत है। राहा कसकर यतीक्ष को गले लगा के रखी थी और यतीक्ष तो बुत बनकर बैठा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे के बाहर से जोर जोर से हूटिंग की आवाज आई और उसके साथ क्लैपिंग की आवाज गूंज उठी। यतीक्ष हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर स्वामिनी जी, दादा, दादू, तीहू, प्रेम, आदि, कुकी, आहान सब खड़े थे। यतीक्ष की आंखें छोटी छोटी हो जाती है।
आदि कमरे के अंदर आकर राहा और यतीक्ष के ऊपर पॉपकॉर्न गिराते हुए कहा, फाइनली भाभी को भाई से प्यार हो ही गई और उधर ही झूमने लगता है। राहा यतीक्ष से अलग होकर उसके बगल में सर झुकाकर बैठ जाती है। यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके सबको घूरते हुए कहा, ओह, तो ये सब तुम सबका प्लान था। कुकी मुस्कुराकर बोली, यतीक्ष सर, प्लान हम सबका था, लेकिन छोटी की फीलिंग्स सच्ची है। वो आपसे प्यार करती है, लेकिन बताने से डर रही थी। इसीलिए हम सबने मिलकर ये प्लान बनाया। तभी स्वामिनी जी प्यार से राहा के गाल छूकर कहा, मेरे बच्चे को आपके हाथ में सौंप रही हूँ राहा, मेरे बात ख्याल रखना उसका। राहा सर झुकाकर हमें गर्दन हिला देती है। तभी दादी मुस्कुराकर राहा और यतीक्ष के बलाए लेते हुए बोले, कितनी प्यारी लगती हो आप दोनों एक साथ, ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। सबके चेहरे पर आज एक सुकून था। सबसे ज्यादा खुश तो स्वामिनी जी थे। तभी प्रेम ने कहा, मैंने कहा था ना आंटी, राहा बच्ची है लेकिन समझदार है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। आपका बेटा अपने बीवी के हाथ में महफूज है। प्रेम की बातों से सब मुस्कुरा देते हैं और यतीक्ष उसे घूर कर देखता है। स्वामिनी जी दादी के साथ वहां से चले जाते हैं और वहां पर रह जाते हैं कुकी, तीहू, आहान, प्रेम और आदि। यतीक्ष उन सबको घूरते हुए कहा, क्या प्लान कामयाब हो गया ना? अब कल्टी मारो सब, मुझे नींद आ रही है। तीहू चिढ़ते हुए कहा, रियली ब्रो, भाभी ने इतने रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया और आपको नींद आ रही है। इट्स रियली नॉट फेयर। पता नहीं आपने भाभी को कितना डरा कर रखा है कि भाभी आपसे प्रपोज करने से भी डर रहे थे। ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए जान। यतीक्ष थोड़ा गुस्से से कहा तो तीहू पाउट फेस बनाकर बोली, ज्यादा अक्कड़ नहीं दिखाना चाहिए लॉर्ड गवर्नर। लॉर्ड गवर्नर सुनकर यतीक्ष मुस्कुरा देता है, क्योंकि राहा जब पहली बार इस घर में आई थी वो उसे लॉर्ड गवर्नर ही बुलाती थी। क्यों राहा भाभी, प्यार है ना? प्रेम भाभी शब्द को कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा तो राहा शर्मा कर यतीक्ष के पीछे छुप जाती है, क्योंकि प्रेम हमेशा राहा को उसके नाम से ही बुलाता था। प्रेम दीवार पर लगे गिटार उठाकर यतीक्ष के हाथ में थमाते हुए कहा, चल ब्रो, तू भी कुछ रोमांटिक सा कर दे, ये पूरे मर्द जात का सवाल है। यतीक्ष गिटार को साइड में रखता है तो प्रेम वापस गिटार को उसके गोद में रखते हुए कहा, बार बार ये मौका नहीं मिलता दोस्त, तू भी यही है, राहा भी यही है और गिटार हाथ में, थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। प्रेम अपनी आई ब्लिंक करके साइड हो जाता है। तीहू राहा के साथ बेड पर बैठते हुए चहक कर बोली, आपको पता है भाभी, भाईना गिटार मस्त प्ले करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए वो गिटार नहीं बजाते, और जिसके लिए भी बजाते हैं समझ लीजिए वो शख्स खास ही होगा। हम बैठकर एंजॉय करते हैं। तीहू को देखकर राहा मुस्कुरा देती है। राहा एक नज़र यतीक्ष को देखती है, जो उसे देखते हुए गिटार स्ट्रिंग सेटअप कर रहा था। उन दोनों की निगाहें मिलते ही यतीक्ष शरारत से आई ब्लिंक करता है तो राहा की बड़ी बड़ी पलकें झुक जाते हैं। तभी सबके कान में एक मीठी सी धुन पड़ी। राहा ने जोर से सूट को मुट्ठी में भर लिया और होठों को भींच लिया। यतीक्ष गिटार में म्यूजिक चलाते हुए गाना गुनगुनाना शुरू करता है, जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के, जिंदगानी बनाया है तुझे, रूठे रब को मना के आसमां को झुका के, जिंदगानी बनाया है तुझे। यतीक्ष एक टक राहा को ही देख रहा था और राहा उसकी नजरों की तपिश को महसूस करके सिमटती जा रही थी। यतीक्ष गिटार बजाते हुए राहा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कान को अपने होठों से हल्का सा छू कर कहा, तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा, तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। तीहू चहक कर जोर जोर से हूटिंग कर रही थी और चिल्ला रही थी, कॉमन ब्रो, कॉमन। यतीक्ष गिटार को आहान की तरफ फेंक देता है और राहा को खींचकर खड़ा कर देता है। अचानक खींचने से राहा लड़खड़ा जाती है। वो गिरने ही वाली थी कि सबके सामने यतीक्ष उसे पीछे से बाहों में भर लेता है और कहा, महफूज तू महसूस कर, तेरे पास हूँ मैं सदा,
तुझसे नहीं हो सकता, मैं पल भर भी अब जुदा। अब साथ हैं हम इस तरह आँखों के संग पल के। अब वक्त को ये बात हम एक बार फिर से कह दें, सारे गम को छुपा के हर नज़र से बचा के। जिंदगानी बनाया है तुझे, तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा, तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। इस लाइन पर राहा हैरानी से यतीक्ष को देखने लगती है। यतीक्ष अपना दोनों हाथ राहा के पेट पर लपेट देता है तो राहा सिहर उठती है। इस बार गिटार आहान के हाथ में था और नज़र कुकी के ऊपर। कुकी असहज होकर इधर उधर देख रही थी। आहान दर्द भरी मुस्कान लिए लिरिक्स गुनगुनाने लगता है। बाहों में आ हो जाएंगे शिकवे सभी खुद फन्ना, होठों से मैं तुझको सुनूं, आँखों से तू कुछ सूना, तू अक्स है मैं आईना, फिर क्या है सोचना, एक दूसरे में खो के है एक दूसरे को पाना, किस्मतों को जगा के हर जहाँ को हारा के, जिंदगानी बनाया है तुझे। कुकी और आहान एक दूसरे को ही शिद्दत से देख रहे थे। आहान के चेहरे पर एक दर्द उमड़ने लगा था और अनजाने में कुकी के दोनों आंखों से आंसू लुढ़क आते हैं, जिसे वो जल्दी से साफ कर लेती है और आहान से नजरें फेर लेती है। तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा, तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। म्यूजिक खत्म होता है, सब खामोश थे। आहान गिटार को काउच पर रखता है। तभी आदि सबके बीच में आकर क्लैपिंग करते हुए मुस्कुराकर कहा, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस गाइस। आदि फिर तिहू के हाथ पकड़कर कहा, जान लेट्स गो, मुझे नींद आ रही है। ओह रियली, और तुझे लगता है कि मैं तुझे लोरी सुनाने वाली हूँ? तिहू मुंह बिचका कर कहा। आदि अपने सर पर हाथ मार लेता है और तिहू को गोद में उठाकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या रात भर इनके कमरे में रहने का प्लान है? नो वे, वैसे भी तुझे लगता है आज रात ये दो लव बर्ड्स सोने वाले हैं? आज रात इन बर्ड्स को नींद नहीं आने वाली। प्रेम मुस्कुरा कर कहा और सिटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। राहा झेम जाती है। आदि कुकी के तरफ देखकर प्यार से कहा, मोहतरमा अपने कमरे में जाने का कष्ट उठाएंगे। कुकी मुस्कुराकर बोली, ऑल द बेस्ट छोटी, और वहां से चली जाती है। राहा नासमझी में सबको देख रही थी। आदि आहान से कुछ कहने ही वाला था कि आहान भोए तान कर कहा, एक शब्द और निकला तो तेरी बत्ती सी गई। आहान चला जाता है और आदि मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं का गुस्सा किसी और पे निकालो। तभी तिहू ने कहा, आदि मुझे नीचे उतार, तेरे बाजू पे गोली लगी है। आदि तिहू को नीचे उतार देता है और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद यतीक्ष डोर लग कर देता है, जिसे राहा की सांसें थम जाती है। उसका दिल धड़क उठता है। वैसे तो वो दोनों बहुत बार करीब आए थे, लेकिन आज राहा का दिल बगावत करने पर उतर आया था, क्योंकि उसने खुद यतीक्ष के सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। यतीक्ष राहा के तरफ मुड़ता है तो राहा हड़बड़ा जाती है। यतीक्ष अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए राहा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और राहा अपना चेहरा दूसरी ओर करके पीछे होने लगती है। यतीक्ष की इंटेंस नजर राहा के जूसी होठों पर थे। वो एक कदम आगे बढ़ाता तो राहा 2 कदम पीछे हट जाती। अंत में नतीजा यही निकला कि राहा जाकर दीवार पर लगी और पीछे खिसकने के लिए जगह ही नहीं बची। यतीक्ष राहा को देखते हुए अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है और दीवार के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर राहा को ब्लॉक कर देता है। यतीक्ष के गठीले कसे हुए बदन, जिम पर मेहनत से बनाया हुआ बाइसेप्स, 8 पैक एब्स, जिसके पीछे हर लड़कियां दीवानी हो जाया करती थी। राहा नजरें फेर कर खड़ी थी। यतीक्ष अपना एक हाथ राहा के कमर पर रखता है। राहा अंदाजा लगा सकती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। यतीक्ष राहा के होठों के खिलाफ जाकर कहा, राहा, मम। राहा नजरें फेर कर धीमी आवाज में बोली, एक बात बोलूं, तुम प्लीज बुरा मत मानना। यतीक्ष ने कहा तो राहा हमें गर्दन हिला देती है। राहा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है,
एंगेजमेंट सेरेमनी और फिर आहान के पागलपन को रेसिस्ट करना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं सो सकता हूँ? यतीक्ष ने कहा तो राहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहा बेड के कोने में बैठ जाती है और यतीक्ष को अपने गोद में सोने का इशारा करती है। यतीक्ष राहा के गोद में सर रखकर लेट जाता है और राहा अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसका सर दबाने लगती है। यतीक्ष अपनी आंखें बंद करके कहा, राहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तुमने मुझे अपनी दिल की बात कहा और मैं यूं ही सो रहा हूँ। बट आई प्रोमिस मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर चलूंगा। इस पर राहा सिर्फ मुस्कुरा देती है। यतीक्ष राहा के हाथ पकड़कर अपने सीने में रखता है और कहा, इतना चाहती हो मुझे? राहा यतीक्ष के माथे को धीरे से अपने होठों से छू लेती है और धीमी स्वर में बोली, सो जाइए, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? यतीक्ष अपनी आंखें खोलकर कशिश भरी आवाज में कहा, काश तू मुझे पहले मिली होती, मेरा माथा चूमकर मेरी किस्मत पलट देती। राहा यतीक्ष के आंखों पर हाथ रखती है और अपना सर बेड के हेडरेस्ट पर टिका देती है। तभी यतीक्ष राहा का हाथ झटक कर उसके गर्दन पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींचकर उसके लबों को अपने लबों से जोड़ देता है। राहा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो कुछ समझती उससे पहले ही यतीक्ष उसके लबों को गहराई से चूम रहा था। राहा की आवाजें उसके गले में ही दम तोड़ रहे थे। वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है तो यतीक्ष कसकर उसके सर को पकड़ लेता है। राहा अब हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद राहा की सांसें उखड़ने लगती है। वो छटपटाते हुए यतीक्ष के सीने पर मुक्का मारने लगती है, लेकिन यतीक्ष फिर भी राहा के होठों को रिहा नहीं करता, जिससे राहा जोर से यतीक्ष के होठों को अपने छोटे छोटे दांतों से काट लेती है। यतीक्ष एक ऐह के साथ राहा से दूर हो जाता है और राहा बेड पर अपना सर टिकाकर हांफने लगती है। उसके होंठ चेरी की तरह लाल हो चुके थे। राहा हांफते हुए बोली, यतीक्ष ऐसे किस करोगे तो मेरी जान डॉट। उसने इतना ही कहा था कि उसके होंठ यतीक्ष के होठों से सिल चुके थे। राहा समझ जाती है कि यतीक्ष अब नहीं रुकने वाला, इसीलिए वो आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह डाइनिंग हॉल। स्वामिनी जी सबके लिए डाइनिंग पर नाश्ता लगा रहे थे, लेकिन उनकी नजर टकटकी लगाकर सीढ़ियों पर थी। तभी राहा अपने दुपट्टे को संभालते हुए सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है, जिसे देखकर स्वामिनी जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। आज चमक तो राहा के आंखों पर भी था। चेहरा तो गुलाब के पंखुड़ी की तरह खिल रहा था। गाल हल्के गुलाबी थे और होंठ सूजे हुए थे। गुलाबी कॉलर के अनारकली सूट और माथे पर एक लाल बिंदी, गीले बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। स्वामिनी जी को देखकर राहा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। स्वामिनी जी भी मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग, हाउज लास्ट नाइट? स्वामिनी जी के सवाल से राहा झेंप जाती है। आंटी हम आपकी मदद कर दे, राहा ने कहा तो स्वामिनी जी बोले, इट्स ऑलमोस्ट डॉन राहा, आप नाश्ता कीजिए। बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। दादा, दादू, आदि भाई, तिहू, आहान भाई वो कहाँ चले गए? राहा ने सवाल किया। इस पर स्वामिनी जी बोले, माँ जी मंदिर में हैं, पापा हमेशा की तरह छत पर गुलाबों के साथ पेपर पढ़ रहे हैं, और बाकी सब अभी तक नीचे आए नहीं, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। तभी आदि डाइनिंग पर रखे एक एप्पल उठाते हुए कहा, तभी मैं सोचूं, भाई ने आपको इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? स्वामिनी जी ताना कसते हुए बोले, सब आपकी तरह बेशर्म नहीं हैं। आदि ने टेढ़ा मुंह करके कहा, हाँ यतीक्ष भाई तो दूध के धुले हैं। अरे दूध के धुले नहीं, वो तो दूध में नहाते हैं, है ना भाभी? लेकिन जब मेरी शादी होगी, 1 महीने के अंदर ही आपको दादी और दादी को दादी से परदादी ना बना दिया तो मेरा नाम भी आदित्य सिन्हा रायजादा नहीं। तभी दादी पीछे से झुझलाते हुए बोले, बेशर्म लड़का, अपनी भाभी और माँ के सामने कैसी बातें कर रहा है, बदतमीज। आदि 4 दांत दिखाकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे दादी वो जमाना अब नहीं रहा कि शादी के बाद भी पति पत्नी का चेहरा 2 दिन तक ना देखे। इस जमाने में पहले बच्चे होते हैं और फिर शादी। प्रेम पीछे से आदि के सर पर मारते हुए कहा, हाँ बच्चा, तू तो बहुत आगे जाएगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पैलेस के मैन दरवाजे का डोरबेल बजता है।
स्वामिनी जी दरवाजा खोलने जाने ही वाले थे कि राहा उन्हें टोकते हुए बोली, आंटी आप प्रेम भाई को नाश्ता सर्व कीजिए, हम देखते हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? राहा वहां से चली जाती है और हॉल में आकर मैन दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। राहा दरवाजा खोलती है और सामने देखती है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है। सामने साड़ी पहनी हुई एक औरत और 3 पीस ब्लैक सूट में एक आदमी खड़े थे। चाचा चाची आप यहाँ? राहा चिढ़कर बोली। राहा बिना वक्त गवाए अपने चाचा के पैर छूती है और झट से उनके गले लग जाती है। राहा उछलते हुए बोली, चाचा जी आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? चाचा हल्का मुस्कुराकर राहा के सर को हौले से सहलाते हुए कहा, कैसी हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी चाचा जी, हम बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? राहा उत्सुकता से बोली। राहा सारा प्यार अपने चाचा पर लुटाओगे क्या? चाची की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बगल में खड़े औरत ने मुंह बनाकर कहा तो राहा तुरंत उनके गले लगकर बोली, अरे चाची ऐसी बात नहीं है। राहा तो चाची की लाडली है। चाची राहा के सर पर एक किस करते हैं और उनकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। तुमको पता है राहा, तुम बिल्कुल भाभी की तरह हो, उतनी मासूम, उतनी खूबसूरत, उतनी चंचल और उतना ही फुर्तीला। तुम ना बिल्कुल भाभी के कार्बन कॉपी हो। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, बात करने का तरीका, सब कुछ भाभी से मैच करती है। कहते कहते चाची के आंखों से आंसू आ गए थे। ये सुनते ही राहा के होंठ कांपने लगते हैं। क्या तुम भी सोनाली? आते ही बच्ची को रुलाने का इरादा है क्या? राहा हमारी भी तो बच्ची है, चाचा ने फटकारते हुए कहा तो चाची हल्का सा मुस्कुराकर बोले, देख रही हो राहा, आज भी आते वैसी ही है। राहा मुस्कुराते हुए बोली, हम भी कितने पागल है चाची जी, आप लोगों को बाहर ही खड़ा कर दिया। आप अंदर आइए ना। राहा चाचा और चाची को अंदर हॉल में ले आती है। तभी चाचा चाची की नज़र एक साथ राहा के कलाई पर जाती है, जहां लाल चूड़ा का गुच्छा था, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। हैरानी से उन दोनों की आंखें फैल जाती है। वो दोनों दंग होकर राहा को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। चाची राहा के दोनों हाथ पकड़कर उसके चूड़ा को एक टक देखते हुए कांपते होठों से बोले, ये डॉट, सब, ये चूड़ा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र। राहा ये सब क्या है? राहा विकराल भाई साहब ने हमें बताया कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। बंदूक के नोक पर हुई शादी को तुम इतना मर्यादा कैसे दे सकते हो? जिस पर तुम्हारी मर्जी शामिल ही ना हो, तुम उस रिश्ते को दिल से निभा रहे हो। क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है? जवाब दो राहा। चाची के आंखों से आंसू आ गए थे। राहा नासमझी में चाची को देख रही थी। तभी चाचा जी चाची को संभालते हुए धीमी आवाज में बोले, सोनाली अपनी जज्बातों पर काबू रखो, हम यहाँ इसी बारे में बात करने आए हैं, लेकिन हम ये बात राहा को नहीं बता सकते। चाची कैसे भी करके खुद को शांत करते हैं और सुबकने लगते हैं। तभी स्वामिनी जी एक टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए हॉल में आते हैं और बिना सामने की तरफ देखते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन आया है राहा? राहा उत्सुकता जताते हुए बोली, हमारे नासिक के चाचा चाची आए हैं आंटी। फिर उन दोनों को स्वामिनी जी से परिचय कराते हुए राहा बोली, चाचा चाची ये उनकी माँ है और आंटी, मैंने आपको बताया था ना, नासिक में मेरे चाचा रहते हैं। ये मेरे चाचा है और ये मेरी चाची है। स्वामिनी जी अपना हाथ पोंछकर नजर उठाके के सामने देखते हैं। उनकी नजर राहा के चाचा चाची पर पड़ते ही उनकी पूरी बॉडी जैसे जम जाती है और एक पल में उनके चेहरे के रंग उड़कर पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, पैर जैसे सन्न हो जाते हैं। इधर चाचा का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। स्वामिनी जी को देखकर उनके चेहरे पर दुनिया भर की नफरत, गुस्सा, दर्द, कड़वाहट एक साथ पसर गया था। गुस्से से चेहरा काला पड़ चुका था और हथेलियों की मुट्ठी भींच गए थे। आप यहाँ? स्वामिनी जी बड़ी बड़ी आंखें करके हकलाते हुए बोले, डर से उनका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। आंटी क्या आप पहले से मेरे चाचा चाची को जानते हैं?
राहा कन्फ्यूजन से बोली। स्वामिनी जी अपने चेहरे के पसीना साफ करते हुए हकलाकर बोले, न नहीं तो। हम लोग तो एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। इधर चाचा चाची राहा के सामने खुद को नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। जी नमस्ते मिसेज रायजादा, कैसे हैं आप? चाचा हाथ जोड़कर कड़वाहट से बोले। नमस्ते। स्वामिनी जी अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोले। चाचा राहा के तरफ देखकर हल्का मुस्कुराए बोले, राहा तुम्हारी तो जबरदस्ती शादी हो चुकी है ना, तुम हमें अपने पति से नहीं मिलवाओगे। चाचा चाची आप बैठिए ना, हम अभी उन्हें बुला कर लाते हैं, राहा ने कहा और वहां से चली जाती है। राहा के जाने के बाद स्वामिनी जी दर्द भरी मुस्कान लिए बोले, चलिए, इसीलिए बहाने आपने राहा को मेरी बहू के रूप में स्वीकार तो किया मिस्टर सक्सेना। चाचा के हथेलियों की मुट्ठी कस जाते हैं। तभी वहां पर दादा, दादू, आदि, तीहू, प्रेम आते हैं। चाचा चाची को देखकर दादू दादी का हाल भी स्वामिनी जी की तरह हो चुका था। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, स्वामिनी जी ने डरते हुए कहा। चाचा घिन भरी नजरों से स्वामिनी जी के तरफ देखते हुए कहा, जिस घर की दहलीज पर कदम न रखने की कसम खाया था, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि उस दहलीज को पार कर हमें घर के अंदर आना पड़ा, और अब आपको लगता है कि हम इस घर के पानी तक छुएंगे। डर से स्वामिनी जी और सहम जाते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? स्वामिनी जी रूंधे गले से बोले। ओह, मिसेज रायजादा को हमारे यहाँ आने की वजह तक नहीं पता। मतलब ये भी नहीं पता होगा कि आपके बेटे ने क्या उत्पात मचा के रखा है। नहीं मिसेज रायजादा, अगर आपको ये ना पता होता तो आप राहा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कैसे करते? सोनाली ने तंज कसते हुए कहा। राहा हमारी भी बेटी है, स्वामिनी ने लगभग रोते हुए कहा। तभी एक साथ सबकी नजर सीढ़ियों पर जाती है, जहां से यतीक्ष राहा को अपनी गोदी में उठाए नीचे हॉल की तरफ आ रहा था। राहा छटपटाकर उसके गोदी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यतीक्ष अपनी पकड़ उसके कमर पर कसते जा रहा था। यतीक्ष प्लीज नीचे उतार दीजिए, हॉल में इस वक्त सभी मौजूद हैं, कोई हमें इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा? राहा बेचारी सी शकल बनाकर धीमी आवाज में बोली। राहा, अक्सर लड़कियां मेरी गोदी में चढ़ने के लिए मर रहे होते हैं, और तुम मेरी गोदी से उतरने की कोशिश करती हो। कैसी बीवी हो यार तुम? यतीक्ष राहा को घूरते हुए कहा और उसे नीचे उतारकर हॉल में आ जाता है। राहा भी सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चली आती है। यतीक्ष स्वामिनी जी के तरफ देखकर बिना किसी भाव के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी स्वामिनी जी उसे सामने की तरफ देखने का इशारा करते हैं। यतीक्ष की नजर जैसे ही सामने बैठे चाचा चाची पर जाती है, दूसरे ही पल उसके चेहरे के रंगत उड़ जाते हैं, जिसे देखकर चाचा के चेहरे पर एक हिराकत भरी मुस्कान आ जाती है। चाचा टांट भरे लहजे में दांत पीसकर कहा, ओह, तो आप हैं मेरी बेटी के जबरदस्ती के पति। अरे दामाद जी आइए, अपने छोटे ससुर जी के गले नहीं मिलेंगे। जबरदस्ती की इस बंधन में काफी खुश लग रहे हैं आप। चाचा की बातों से राहा को एक अजीब सी वाइब आ रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा देती है। यतीक्ष सुन पड़ चुका था। उसे अपनी जगह से न हिलता देखकर चाचा खुद आगे आकर यतीक्ष को गले लगा लेते हैं और मुस्कुराकर दांत पीसते हुए यतीक्ष के कान में बोले, अकेले में आपसे बात करनी है मिस्टर रायजादा। उम्मीद करता हूँ इस बातों के बीच आप राहा को घसीटना नहीं चाहेंगे। यतीक्ष बस हाँ में गर्दन हिला देता है। चाचा यतीक्ष से अलग होकर मुस्कुराते हुए बोले, राहा, क्या हम दामाद जी से 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? राहा ने कहा, अरे चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जितनी देर बात करनी है आप कर सकते हैं। चाचा ने राहा के सर पर हाथ रखकर कहा, तो फिर ठीक है, हम छत पर हैं, तुम एक कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आना हमारे लिए। राहा मुस्कुराकर हमें गर्दन हिला देती है। चाचा और चाची यतीक्ष के साथ वहां से चले जाते हैं। राहा स्वामिनी जी के तरफ देखती है, जो सुबकते हुए यतीक्ष को जाते हुए देख रहे थे। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रहे हैं? राहा ने सवाल किया तो स्वामिनी जी झट से अपने आंखों के कोने पोंछते हुए बोले, नहीं राहा,
मैं रो नहीं रही हूँ, वो तो आंखों में कुछ चला गया था, इसीलिए बस आगे का शब्द स्वामिनी जी के गले में ही अटक गया। राहा को समझ नहीं आ रहा था कि सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो अपना सर झटक कर चली जाती है। इधर टेरेस पर चाचा और चाची के सामने यतीक्ष सर झुकाकर खड़ा था। चाचा कड़वाहट से यतीक्ष को अपनी तीखी नजरों से घूर रहे थे और चाची घिन भरी नजरों से उसे देख रहे थे। यतीक्ष कुछ बोलने ही वाला था कि चाचा जी ने खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे रसीद देते हैं। यतीक्ष एक तरफ झुक जाता है और अपनी आंखें मिच लेता है। उसके बाल बिखर कर उसके माथे पर आ जाते हैं। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसके गाल पर एक और जोरदार तमाचा पड़ता है। इस बार तमाचा चाची ने मारा था। तमाचा इतनी जोरदार था कि चाची के कलाई से चूड़ा टूटकर फर्श पर गिरता है और पूरे टेरेस पर उसके आवाज गूंज उठते हैं। कुछ तो था इस पल में, वरना यतीक्ष, जिसके सामने बड़े से बड़े डीलर्स, बिजनेसमैन, फॉरेन पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, शेक होल्डर्स सब सर झुकाते हैं, आज वो सर झुकाकर खड़ा था। कुकी, जो तनिष्क को अपनी गोदी में लिए टेरेस के एक कोने में खड़ी थी, दंग होकर ये सब देख रही थी। अब तक स्वामिनी जी, दादा, दादू, आहान, आदि, प्रेम, तिहु सब टेरेस पर आ चुके थे। यतीक्ष को ऐसे देखकर स्वामिनी जी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने साड़ी का पल्ला अपने मुंह में रखकर फफक कर रोने लगते हैं। चाची अपने दोनों हाथों से यतीक्ष के कॉलर पकड़कर झांझोड़ते हुए फूट फूट कर रोते हुए बोले, शेम ऑन यू मिस्टर रायजादा, कितने नीच, घटिया, वाहियात, गिरा हुआ इंसान है आप। मेरी बच्ची मासूम है, सिर्फ 18 साल की है वो, और आपको शर्म नहीं आई उसके साथ इतनी नीच हरकत करते हुए। आपने उससे जबरदस्ती शादी करके जबरदस्ती अपने पास रखे हैं। पहले से आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। सिर्फ 1 साल की उम्र में उसे अनाथ कर दिया और अब उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। यतीक्ष के होठों के किनारे फट चुके थे, जहां से ब्लीडिंग हो रहा था। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके जिंदा लाश की तरह खड़ा था। चाचा जी यतीक्ष के गिरेवान पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोले, आप दोनों माँ बेटे का असली चेहरा हम जानते हैं। कातिल है आप दोनों मेरे भाभी और भाई साहब के। गुनहगार है आप दोनों मेरी बेटी राहा के। आप दोनों तो नफरत के लायक भी नहीं हैं। छी, शर्म आती है मुझे आप दोनों की शकल देखकर। अरे हमने आप दोनों से बस इतना ही मांगा था, अपने भाई साहब और भाभी के मौत का इंसाफ मांगा था। लेकिन आप लोगों ने तो पुलिस को, लॉयर को पैसे खिलाकर सबका मुंह बंद कर दिया। पर उनके गुनहगारों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। खून का बदला खून और मौत का बदला मौत। 2 लाशें हमारी आंगन में सजी थी, 2 लाशें तुम्हारी आंगन में बिछेगी, और मैं अपनी बेटी को तुम कातिलों के हाथों में नहीं छोड़ सकता। चाचा के आंखों में अंगार उतर आया था। यतीक्ष अपने होठों के किनारे साफ करते हुए चाचा के आंखों में देखते हुए कहा, राहा मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है वो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके चलते मैं राहा को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तब से मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था जब वो 3 साल की थी, और आप लोग उसको मुझसे दूर कर दिया था। पूरे 15 साल बाद वो मुझे मिली है और आपको लगता है मैं उसे खुद से दूर जाने दूंगा। मेरी बात छोड़िए, जाकर अपनी बेटी से पूछिए। अब आपकी बेटी खुद मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, क्योंकि पागलों की तरह वो मुझे चाहने लगी है। चाचा गुस्से से यतीक्ष के कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, हर वो आदत, हर वो मोहब्बत, हर वो प्यार, हर वो चाहत तब दम तोड़ लेगा जब राहा को ये पता चलेगा कि उसके अनाथ होने के पीछे तुम दोनों के कारनामे हैं। आप उसके माता पिता के कातिल हैं, मिस्टर रायजादा। यतीक्ष के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाते हैं। यतीक्ष गुस्से से चाचा का हाथ झट से अपने कॉलर से छुड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, आप करेंगे मुझे मेरी राह से दूर? यतीक्ष गुमराह मुसाफिर है और राह उसकी मंजिल। मैं वो हर सांस बंद कर दूंगा जो मुझे मेरी राह से दूर करने की कोशिश करेगा। राह को हम आपके पास कभी रहने नहीं देंगे। चाचा जी ने बस इतना ही कहा था कि यतीक्ष एक घुसा चाचा के मुंह पे जड़ देता है, जिसे चाचा जाकर धड़ाम से फर्श पर गिरते हैं।
यतीक्ष इस वक्त अपने आपे से बाहर आ चुका था। उसकी नीली आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। यतीक्ष चाचा के तरफ फिंगर पॉइंट करके दांत पीसते हुए कहा, राहा मेरी है, सिर्फ मेरी। हद से ज्यादा चाहता हूँ मैं उस झल्ली को। वो सांस लेगी तो सिर्फ मेरे साथ लेगी, वरना उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। यतीक्ष और कुछ करता उससे पहले ही आहान तुरंत उसे पीछे से पकड़कर टोकते हुए कहा, भाई दिमाग खराब हो गया है आपका। आपको अंदाजा भी है आप किस पर हाथ उठा रहे हैं। ये राहा भाभी के चाचा चाची है, डैम इट। जब भाभी को पता चलेगा तो वह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाली रोते हुए चाचा को उठाते हुए कहा, आप ठीक तो है ना, उठिए। चाचा खुद को संभाल कर खड़े हो जाते हैं और तंज भरी मुस्कान लिए बोले, सोनाली तुम्हें लगता है हमारी बच्ची इसके साथ खुश रह पाएगी? ये आज अगर मुझ पर हाथ उठा रहा है तो कल को हमारी बच्ची से अगर कोई भूल चूक हो गई तो ये लड़का हमारी बच्ची की जान ले लेगा। चाचा जी की आंखें नम हो चुकी थी। तभी राहा अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए टेरेस पर आती है। राहा को देखते ही सब अपने आंखों से आंसू साफ कर लेते हैं और खुद को नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं। सबको एक साथ टेरेस पर देखकर राहा चौंकते हुए बोली, आप सब यहाँ? सब ठीक तो है ना? इस पर सोनाली जी हल्का मुस्कुरा कर बोले, अरे राहा तुम इतनी जल्दी आ गए। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हम दामाद जी को यही बता रहे थे कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। राहा प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, पर क्या फायदा चाची जी, वो चाय नहीं पीते, उन्हें तो सिर्फ ब्लैक कॉफी चाहिए, वो भी बिना शक्कर के। राहा की बातों से यतीक्ष जोर से अपनी आंखें मिच लेता है और एक कतरा आंसू उसके गाल पर लुढ़क आता है। वो राहा की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की। चाचा राहा के कंधे पर रख कर कहा, राहा तुम मेरे साथ चलो बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राहा चाचा के हाथ में चाय का कप थमाते हुए बोली, जी। राहा एक नजर यतीक्ष को देखती है और वहां से चली जाती है। यतीक्ष हिम्मत करके पीछे मुड़कर सिद्धत से उसे जाते हुए देखने लगता है। सोनाली जी रोते हुए बोले, गुंडे कही के, मवाली, खूनी है आप। हम हमारी बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बताया था विकराल भाई साहब ने कि किस तरह से आपने राहा के सर पर बंदूक तानकर जबरदस्ती शादी किया था और अब आप उसके मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम उसकी मासूमियत नहीं छीनने देंगे। सोनाली जी भी वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद यतीक्ष धम से घुटनों पर बैठ जाता है। स्वामिनी जी दौड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। वो यतीक्ष की हालात को नहीं देख पा रहे थे। प्रेम, तीहू, आदि, दादा, दादू सब दंग रह गए थे। कुकी तनिष के सीने में सर छुपाकर सिसक रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो झट से बगल में खड़े आहान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। आहान भी एक हाथ से कुकी का सर सहलाते हुए रूंधे गले से यतीक्ष को देखने लगता है। यतीक्ष जैसे पूरी तरह से टूट गया था। जिस दर्दनाक अतीत से वो 17 साल से भाग रहा था, वो अतीत आज काल बनकर उसके सामने खड़ा था। इस कदर बेबसी ने उसे बांध कर रखा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बस लचरगी से वो राहा को अपनी नजरों के सामने से जाते हुए देख सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को खींचकर उसके सीने से निकाल रहा हो। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीख उठता है। द एंड।